हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के यूट्यूब चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने क्लास 12 के रसायन विज्ञान के अंदर ज्यामितीय समवायता के बारे में पढ़ा था और उसमें आपको ये बताया गया था कि ज्यामितीय समवायता जो होती है वो मुख्य रूप से एल्कीन, ऑक्सीन और एलिसाइक्लिक यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है। लेकिन यहाँ हमने कल जो पढ़ा था वो ये दो चीजें पढ़ी थी, एल्कीन के अंदर और ऑक्सीन के अंदर। आपने पढ़ा था समपक्ष और विपक्ष ग्रुप एल्कीन के अंदर, और ऑक्सीन के अंदर पढ़ा था सिन और एंटी ग्रुप। आज हम ले रहे हैं इसका तीसरा भाग, एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यानी चक्रीय यौगिक, ऐसे यौगिक जिसके गुणधर्म एलिफेटिक यौगिक के समान होते हैं, लेकिन वह यौगिक खुद क्या होते हैं, चक्रीय यौगिक के अंदर आते हैं। तो अब ये एलिसाइक्लिक यौगिक में ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने का कारण क्या है, तो इसका रीजन हम ये बताते हैं कि इनमें चक्रीय संरचना उपस्थित होने के कारण, और ऐसे यौगिक जिसमें इसमें ये बताओगे आप कि दो प्रतिस्थापी समूह भी अगर जुड़े हुए रहते हैं, है ना, तो उनमें मुक्त घूर्णन की प्रक्रिया नहीं होती है। यानी इसमें आप क्या बताओगे कि द्विप्रतिस्थापी चक्रीय यौगिक में मुक्त घूर्णन, क्या कहते हैं, मुक्त घूर्णन न होने के कारण ये यौगिक कौन सी समवायता प्रदर्शित करते हैं, ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। अब इनकी खासियत ये है कि इसमें भी दो रूप बनते हैं, एक होता है समपक्ष और दूसरा होता है विपक्ष रूप, जो अपन ने कल भी लिया था, याद हो तो आपको, सिस, और दूसरा क्या होता है, ट्रांस रूप इसके अंदर आते हैं, है ना, सिस और ट्रांस रूप आते हैं। अब इसमें समपक्ष रूप किसे कहेंगे और विपक्ष रूप किसे कहेंगे, तो आपको बता देता हूं कि चक्रीय वलय के अंदर यदि दोनों प्रतिस्थापी समूह जो समान है ना, प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं वहां एक ही तल में अगर स्थित रहते हैं, तो एक ही तल में स्थित रहने के कारण वो जो रूप होगा उसको हम समपक्ष रूप कहेंगे, और अगर उनमें विपरीत विन्यास पाया जाता है तो उसे हम विपक्ष रूप के नाम से जानेंगे। अब ये कैसे होता है, तो आपको मैं इसके एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल के अंदर सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वो है इसके अंदर कि जो प्रोपेन, ध्यान रखिएगा इसमें मुख्य रूप से हम लेंगे साइक्लोप्रोपेन, एक साइक्लोब्यूटेन, दो, और तीसरा आएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये तीन हम इसके अंदर श्रेणी के लेंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, और आगे क्या लिखा हुआ है, साइक्लो शब्द लगा हुआ है। तो इन साइक्लो यौगिकों के अंदर ये किस प्रकार से समवायता, ज्यामितीय समवायता इनके अंदर प्रदर्शित की जाती है, तो इसका पहला उदाहरण हम लेते हैं डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब देखो आप, प्रोपेन डाइमेथिल यानी कितने समूह होंगे, दो मेथिल समूह होंगे, और ऊपर से हम इसको क्या बता रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन के रूप में। अब साइक्लोप्रोपेन का अगर अपन सूत्र लेते हैं तो आपको याद होगा, हम इसको त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा, त्रिभुज के द्वारा, है ना। अब इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, तो देखो आप सबसे पहले बना दो साइक्लोप्रोपेन यूं, ये इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डाइमेथिल यानी दो मेथिल समूह, इसको कि यूं दर्शाते हैं सूत्र के अंदर CH2CH2 और ये CH2, ये होता है साइक्लोप्रोपेन, है ना। अब डाइमेथिल है यानी यहां से एक समूह, यहां से बताओगे एक, और ये दो, यानी ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन कम कर दो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर दो। अब इन हाइड्रोजन को यूं अलग अलग तरीके से बता दो कि ये एक H, ये एक H। अब एक एक संयोजकता क्या हो गई, इसकी कम हो गई। अब इस संयोजकता को पूरा करने के लिए इसमें क्या जोड़ दिए, CH3 समूह, क्या जोड़ दिए, CH3, इधर आया H, इधर आया H। अब देखो डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन,
तो संपर्क रूप वह रूप होता है जिसमें जुड़े हुए समूह, प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं या समान प्रतिस्थापी समूह एक ही तल में स्थित हों, यानी एक ही दिशा के अंदर स्थित होते हैं। तो इसको अपन क्या नाम देंगे? समपक्ष। इसका नाम आ जाएगा समपक्ष। और क्या है? डाईमेथिल, डाईमेथिल और साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, एक ये उदाहरण हो गया। अब इसका विपक्ष रूप बनाओगे तो एक तरफ से CH3 चेंज कर दो। तो CH3 चेंज करने का मतलब ये एक, ये दो, ये इस तरह से बनाया हमने। यहां सॉरी, ये अपन इसको त्रिभुज को यूं बताएंगे, यहां से एक इधर से बंद, एक इधर से बंद, एक इधर से। अब यहां लिख दिया मैंने CH3H और यहां लिख दिया HCH3। देखो अब इसमें CH3, इसमें एक ही तल में थे, इसमें CH3 क्या हो गए? अलग अलग। एक CH3 ऊपर आ रहा है, एक CH3 नीचे आ रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया विपक्ष। और क्या लिखेंगे? डाईमेथिल, डाईमेथिल। और क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब एक उदाहरण और देर बता रहा हूं और एक उदाहरण आपको खुद गाना है। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब ये आपको पता है, इसके बारे में बता दिया था, है ना। अब दूसरा उदाहरण जो अपन ले रहे हैं वो ब्यूटेन के बारे में ले रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन का उदाहरण लेते हैं, है ना। तो साइक्लोब्यूटेन के अंदर हम इसके अंदर जो उदाहरण लेंगे वह क्या होगा? जिसमें क्लोरीन समूह जुड़ा होगा। और क्लोरीन में कितने जुड़े होंगे? 2 समूह जुड़े हुए रहेंगे। तो हम इसको सीधा बताएंगे कि 2,3 डाइक्लोरो और साइक्लोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अब ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं? 4। तो साइक्लोब्यूटेन बनाओगे तो किसके रूप में? जैसे आयत के रूप में देते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताएंगे। ठीक है, देखिए ये यहां से 1 2 3 और 4 ये स्थिति बताएंगे पतंग के रूप में। ठीक है, अब यहां पर हम जब इसकी बात करते हैं तो सॉरी, इसका उदाहरण अपन चेंज कर लेते हैं, 2,3 नहीं आएगा, इसमें हम लेंगे 1,3। ठीक है, देखो यहां से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन है। अब ऐसे कैसे? इधर भी बना दीजिए आप पहले से, तो 1 2 3 और 4। अब इसमें भी नंबर यही रखने हैं, ध्यान रखना नंबर चेंज नहीं करने। अब हम क्या ले रहे हैं? डाइक्लोरो, क्लोरीन समूह। तो इसके अंदर आप यहां से एक बंद इधर बताइए, एक न्यू बताओ, एक इधर से और एक इधर से, फिर एक यहां से और एक यहां से, फिर इसमें भी बताएंगे तो एक और ये 2। ठीक है, अब क्लोरीन समपक्ष में क्या होता है? एक ही स्थिति में, यानी यहां पर जोड़ दिए मैंने Cl और इधर जोड़ दिए H। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो Cl एक ही तल में है ना। ये कार्बन की संख्या बताइए मैंने, तो 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन के रूप में। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? समपक्ष। सबसे पहले क्या लिखोगे? समपक्ष, फिर इस पूरे यौगिक का नाम, यानी क्या लिखेंगे? 1,3 डाइक्लोरो और क्या आ जाएगा? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब इसमें विपक्ष बनाना है तो क्या करोगे? यहां Cl है ना, तो एक Cl तो इधर रख दो, एक Cl इसमें ऊपर लिख दो, ये H और ये H। तो ये कौन सा हो जाएगा? विपक्ष। और आगे क्या आ जाएगा? वही नाम, 1,3 डाइक्लोरो। ठीक है, 1,3 डाइक्लोरो और क्या आ जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। क्या आ जाएगा? साइक्लोब्यूटेन के रूप में लिखा जाएगा। तो ये एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं जिसमें क्या है? चक्रीय संरचना है और 2 प्रतिस्थापी समूहों के जुड़े हुए रहेंगे, तो इनके अंदर हम यही बताएंगे कि इसमें मुक्त घूर्णन उपस्थित न होने के कारण ये क्या करते हैं? ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। और ज्यामितीय समावयवता के अंदर आपको बताना है कि अगर जुड़े हुए समूह एक ही तल में हो तो समपक्ष रूप, और अगर विपरीत विन्यास में हो या विपरीत स्थिति में हो एक दूसरे के, तो विपक्ष रूप के अंदर आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं
जो आपको खुद अपने हिसाब से प्रयास करना है, बताना है। इसके अंदर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। देखिए अब हम इसमें मैं एक उदाहरण बता देता हूं आपको वापस, ठीक है। ये उदाहरण आपको खुद करना है, ठीक है। ये है ज्यामितीय समावयवता के अंदर। अब ये थर्ड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, वो है साइक्लोपेंटेन का, ठीक है। अब मैं संरचना अगर अपन देखते हैं तो साइक्लोपेंटेन की जो संरचना होती है वो ये रहती है। देखिए ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब सूत्र क्या दे रहा हूं, देखो ये साइक्लोपेंटेन है और नाम दे रहा हूं मैं 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। इसकी आपको ज्यामितीय समावयवता बतानी है। कौन सी? ज्यामितीय समावयवता। ये आपको खुद करना है सवाल, ध्यान रखना। ये संरचना मैंने बता दी है पेंटेन की, साइक्लोपेंटेन की। अब आप इसमें 1 2 कहां जोड़ोगे, कैसे करोगे, अपने आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ज्यामितीय समावयवता 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार से समझाई, एल्कीन के अंदर, ऑक्सीन के अंदर और एलिसाइक्लिक यौगिक के अंदर। आज अब दोबारा जो अपन नया टॉपिक ले रहे हैं वह है कि ये जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाने वाले यौगिक है, इनके अंदर क्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो देखो आगे वाला पॉइंट आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता दर्शाने वाले समावयवियों के गुणधर्म, ठीक है। अब देखो गुणधर्म तो वैसे 4 है, 4 गुणधर्म है, लेकिन अपन इसको धीरे धीरे लेंगे। इसमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है और सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम आता है? द्विध्रुव आघूर्ण, जो आपने 11th के अंदर पढ़ा है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, याद है? अपन इस द्विध्रुव आघूर्ण को एक तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं, जिसमें ये स्थिति होती है ना। तो तीर का निशान जहां है ये माइनस को दर्शाता है, और ये पूंछ वाला भाग क्या दर्शाता है? प्लस को। यानी इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? प्लस से माइनस की तरफ। इसके अंदर बताया गया है यूं, ये माइनस है, मतलब यहाँ ये परमाणु या ये समूह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसके दूसरे के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को दर्शाने वाला चिन्ह है, ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में ये कहा गया है कि हम कहते हैं कि यौगिक के अंदर, है ना, अलग अलग प्रतिस्थापी समूह या अलग अलग गुणधर्म वाले या अलग अलग संयोजकता वाले समूह अगर जुड़े हुए रहते हैं, है ना, तो उसके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएंगे? परिवर्तित होते जाएंगे। अब द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बदलते हैं? तो आपको याद रखना है कि विपक्ष, देखो ये चीज आपने पढ़ी है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा अगर समान हो, यूं हो या ऐसे हो, है ना, या फिर इस तरह से बताएं या इस तरफ से बताएं, ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, ये सभी एक दिशा में होंगे तो हमेशा मान जुड़ता है ना। और अगर इन दोनों की दिशा क्या हो? एक दूसरे के विपरीत हो, तो मान क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है, यानी 0 हो जाता है ना। अब आपको बताना है इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो वो ये कहते हैं कि विपक्ष जो होता है, समपक्ष और विपक्ष के अंदर, विपक्ष के द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमेशा क्या होगा? 0 होता है। विपक्ष के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। इसका कारण यह है
कि जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष में दोनों द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है, जिसके कारण इसका प्रभाव जो होता है वो निरस्त हो जाता है और निरस्त होने के कारण इनके द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, आपको 2-3 उदाहरण याद रखने हैं, ठीक है। तो अपन अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे 2 ब्यूटीन। अब अपन को इसका सूत्र लिखना है समपक्ष और विपक्ष के रूप में, है ना। तो 2 ब्यूटीन, देखो सबसे पहले लेंगे, ये सूत्र है इसका 1 2 3 4, 2 ये CH3, ये CH3, इधर क्या आ जाएगा, एक H, इधर क्या आ जाएगा, एक H। अब देखो आप, ये 2 ब्यूटीन का सूत्र है, इस कार्बन और इस कार्बन को बचा दो डबल बॉन्ड से। अब इसमें एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3, यानी H H, इधर CH3 और इधर ये CH3। अब देखो आप, ये कहलाता है समपक्ष, क्या कहते हैं, समपक्ष 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब दूसरा क्या लेते हैं, विपक्ष। तो विपक्ष में बता देंगे C डबल बॉन्ड C, ये एक H, इधर CH3, ये दूसरा H और इधर CH3। अब ये क्या आ जाएगा, विपक्ष 2 ब्यूटीन, क्या कहेंगे, विपक्ष 2 ब्यूटीन। अब इनके द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं म्यू, और द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, इकाई डिबाई, क्या होती है इकाई, डिबाई के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। अब जब समपक्ष की बात करते हैं तो देखो ये CH3 समूह है, CH3 समूह की दिशा होती है यूं और ये यूं। कारण क्या है कि इसका काम है प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ धकेलता है। अब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण, एक ये आ रहा है, इसमें आ रहा है ये, यानी दिशा क्या है, दोनों की सेम है, इसलिए इसका मान कुछ न कुछ रहेगा। और विपक्ष है तो विपक्ष में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो अलग अलग होगी तो उसके हिसाब से अपन क्या कहेंगे, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा। तो विपक्ष के द्विध्रुव आघूर्ण का मान तो अपन लिखते हैं 0, और समपक्ष का जैसे इसके अंदर दिया है 0.40 डेबाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। तो विपक्ष समपक्ष मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग दिशा के अंदर इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो इसके कारण इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। तो ये पहला उदाहरण है इसके अंदर। अब दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं, देखिए देखिए अब दूसरा उदाहरण जैसे लेते हैं 1,2 डाइक्लोरो एथीन, ठीक है। अब इसका सेकंड एग्जांपल आता है 1,2 डाइक्लोरो, और क्या बोलते हैं इसको, एथीन के रूप में लिखते हैं। अब एथीन है, एथीन का मतलब क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, डाइक्लोरो यानी Cl और Cl, इधर H इधर H। अब इधर लिखते हो तो C डबल बॉन्ड C। अब देखो ये समपक्ष हो गया, ये समपक्ष, और अब विपक्ष में क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, इधर H और इधर H। अब देखो आप, क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है। तो विपक्ष के अंदर ये दिशा होगी और समपक्ष के अंदर क्या होती है, ये दिशा होती है। तो ये विपक्ष के अगर अपन द्विध्रुव आघूर्ण का मान लिखते हैं तो कितना होता है, 0 लेंगे, और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान आपको ध्यान रखना है, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है 1.85 डिबाई के रूप में लिखा जाता है, 1.85 डिबाई के रूप में लिखते हैं। तो ये आपको 2 उदाहरण इसके अंदर ध्यान रखने हैं। अब इसमें क्या सवाल आता है वो अभी आपको मैं इधर सवाल लिख देता हूं, ताकि आप क्या करो कि इसको पॉइंट को अपन क्लियर कर दें। तो क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि विपक्ष 2 ब्यूटीन के द्विध्रुव आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, कारण लिखिए। ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड के अंदर सवाल आता है कि विपक्ष के कौन से 2 ब्यूटीन के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, कारण बताइए। तो आप
ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल ध्यान रखिएगा, इस सवाल का आंसर आपको खुद लिखना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब अपन लेते हैं इसके अंदर अपवाद द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। देखो अपवाद ये है इसका अपवाद अपन इधर साइड में ले लेते हैं। अपवाद किसके हैं? द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, ठीक है। हमने अभी कहा कि विपक्ष के द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो कि द्विबंधित कार्बन पर यदि, ठीक है ना, अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रभाव वाले समूह जुड़े हों, प्रभाव वाले समूह जुड़े हों, तो समपक्ष के द्विध्रुव आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, द्विबंधित कार्बन पर अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रभाव वाले समूह जुड़े हो, यानी हमने अभी लिए थे समान वाले, है ना, अब क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रभाव वाले समूह जुड़े हो, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? जैसे इसका एग्जाम्पल एक दिया गया है, इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल का जो नाम है वह है 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपीन, ठीक है, 1-क्लोरोप्रोपीन के रूप में लिखते हैं। अब कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो लिख दो C डबल बॉन्ड C, एक तरफ लिख दो आप CH3 और एक तरफ लिख दो Cl, यहाँ H, यहाँ H। अब देखो कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 की, है ना। अब इधर से नंबरिंग करें तो एक नंबर पे Cl जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब ये समपक्ष क्या लिखेंगे? समपक्ष 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन के रूप में लिखा जाएगा। और विपक्ष में लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड C, अब CH3 इधर लिख दो आप, ये CH3, इधर आ गया H, इधर Cl और इधर क्या जाएगा? H, ठीक है। ये आ गया विपक्ष। और क्या लिखते हैं अपन? 1-क्लोरोप्रोपीन, 1-क्लोरोप्रोपीन के रूप में लिखते हैं, है ना। अब ये 1-क्लोरोप्रोपीन आ गया समपक्ष विपक्ष। अब देखो CH3 का काम है इलेक्ट्रॉन क्या करना? देना, और Cl का काम है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो देखो दोनों की दिशा, इसकी दिशा यूं आ रही है और इसकी दिशा यूं जा रही है, मतलब दिशा में परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन होते इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इसकी तुलना में थोड़े से इसके मान में कमी आ जाएगी, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण और इसका द्विध्रुव आघूर्ण, इन दोनों के मान में बहुत ही कम अंतर होता है। और सामान्य रूप से अपन क्या कहते हैं कि विपक्ष के द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन इसमें क्या होगा? थोड़ा सा चेंज आ गया, और वो चेंज किसके कारण आया है? इन दोनों समूहों के कारण, एक ये दो और इधर से और इधर दोनों से, ठीक है। तो अब अपन जब इसके 1-क्लोरोप्रोपीन के द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो लेंगे वह आएगा 1.71 डिवाइड, ध्यान रखिएगा 1.71 डिवाइड के रूप में। और जब विपक्ष के मान की बात की जाएगी तो विपक्ष का जो इसके अंदर मान आता है वो आता है 1.77 डिवाइड 1.77। मान बढ़ गया, तो मान बढ़ने का कारण क्या आया? ये कि द्विबंधित कार्बन पर यदि अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रभाव वाले समूह जुड़े हों तो समपक्ष के द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये पहला गुणधर्म था जिसे अपन ने किसके रूप में बताया है? द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में। दूसरा इसका गुणधर्म हम लेते हैं
ठीक है, जनरली बता देता हूं अभी आपको, वो है गणनांक और क्वथनांक के बारे में। गणनांक और क्वथनांक कि भाई क्या होते हैं इनके गणनांक और क्वथनांक का मान। तो हमेशा जैसे अभी अपन ने पहले बताया था कि इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण विपक्ष का क्या होता है, 0। और इसमें आपको बताना है कि विपक्ष जो होते हैं, विपक्ष के गणनांक, गणनांक को क्या कहते हैं अपन, मेल्टिंग पॉइंट, और गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो इन दोनों के मान विपक्ष के लिए हमेशा क्या होते हैं, अधिक होते हैं। क्या होते हैं, अधिक होंगे। इसका रीजन है कि विपक्ष के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रबल वॉन डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं। कौन से, प्रबल वॉन डेर वाल्स बंध उपस्थित होने के कारण हमेशा ध्यान रखिएगा कि विपक्ष के गणनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि दिशा विपरीत है, बंध क्या होगा, प्रबल होगा, इसलिए। ठीक है, अब मैं इसका एक उदाहरण बता देता हूं। ठीक है, एक उदाहरण में अब आपको एग्जाम्पल के अंदर देखो बार बार वही एग्जाम्पल रिपीट होंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं मैलाइक अम्ल। कौन सा, मैलाइक अम्ल। और दूसरा इसके साथ में कौन सा था, फ्यूमेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। इसके सूत्र याद है, मैलिक अम्ल क्या होता है, समपक्ष रूप, और फ्यूमेरिक अम्ल क्या होता है, विपक्ष रूप होता है। समपक्ष और विपक्ष रूप। तो इसका एक लास्ट ये उदाहरण अभी एक ले लेते हैं। सी इधर आया COH, इधर COH, इधर H, इधर H। अब ये कौन सा है, समपक्ष, तो क्या नाम आएगा इसका, मैलाइक अम्ल। ठीक है, और विपक्ष की जब बात की जाएगी तो C डबल बॉन्ड C, इधर COH, इधर COH। ठीक है, इधर H और इधर H। अब ये क्या है, विपक्ष, तो विपक्ष क्या लिखेंगे, फ्यूमेरिक अम्ल। विपक्ष में कौन सा आएगा, फ्यूमेरिक अम्ल आता है। अब आपको इनके क्या याद रखने हैं, गणनांक के मान याद रखने। तो इसके लिए गणनांक का मान जो होता है, किसके लिए, इसके लिए मैलाइक अम्ल के लिए, है ना। तो मैलाइक अम्ल का गणनांक ध्यान रखिएगा 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब अपन फ्यूमेरिक अम्ल की बात करेंगे तो इसके लिए गणनांक का जो मान है वह होगा 287 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 287, यानी इसके गणनांक का मान 287 डिग्री और इसके गणनांक का मान 130 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये अपना पहला इसका उदाहरण है। अब आगे अपन लेंगे इसी के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस गणनांक और क्वथनांक के दूसरे उदाहरण, और इसमें भी अपवाद बताएंगे, और आगे इसका जो और गुणधर्म आते हैं जिसमें अपन लेंगे रासायनिक गुणधर्म और हाइड्रोजन बंधुता। धन्यवाद।